जब भी मीरा अपने मायके से ससुराल के लिए विदा होती, तो उसकी माँ की आंखें हमेशा की तरह नम हो जाती और पिता के हाथों में हमेशा एक लिफाफा और ढेर सारे झोले होते। उन झोलों में मीरा के लिए नई साड़ियाँ, उसके 3 साल के बेटे आरव के लिए खिलौने, मौसम के हिसाब से नए कपड़े और ना जाने घर गृहस्थी का कितना सारा सामान होता। मायके वाले अपनी लाडली बेटी और नाती की हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखते थे, मानो उन्हें पता हो कि जिस घर में उनकी बेटी जा रही है, वहाँ उसकी अपनी कोई हैसियत नहीं है। मीरा का पति सुमित एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। उसका वेतन भी काफ़ी अच्छा था, लेकिन मीरा को उस वेतन का 1 रुपया भी देखने को नहीं मिलता था। सुमित के लिए उसकी दुनिया सिर्फ उसकी माँ, उसके छोटे भाई रोहन और रोहन की पत्नी नेहा तक ही सीमित थी। मीरा और आरव उस घर में रहकर भी जैसे उस परिवार का हिस्सा नहीं थे, बल्कि किसी अनाथ की तरह जीवन बिता रहे थे, जिसे सिर्फ छत और 2 वक्त की रोटी दी जा रही हो। सुमित की तनख्वाह का पूरा पैसा हर महीने की पहली तारीख को सीधा उसकी माँ सावित्री देवी के हाथों में चला जाता। घर का राशन, बिजली का बिल, रोहन और नेहा के महंगे शौक, सब सुमित की कमाई से ही पूरे होते थे। लेकिन जब बात मीरा या आरव की आती, तो सुमित का रवैया एकदम बदल जाता। अगर मीरा कभी हिम्मत करके कह देती कि आरव के जूते छोटे हो गए हैं या उसे सर्दियों के लिए नए स्वेटर चाहिए, तो सुमित का सीधा और रूखा सा जवाब होता, अभी तक कैसे चल रहा था? मेरे पास फालतू पैसे नहीं हैं। तुम्हारी माँ ने पिछली बार जो स्वेटर दिया था, वही पहना दो। बच्चे रोज रोज बढ़ते हैं, हर महीने नई कपड़े नहीं आते। सुमित की यह बातें मीरा के दिल में किसी नुकीले तीर की तरह चुभती थी। वह सोचती कि क्या एक पति को अपने बच्चे के प्रति कोई कर्तव्य नहीं होता? क्या उसका पति सिर्फ अपने भाई और माँ के लिए ही कमाता है? मीरा जानती थी कि अभी उसके पिता एक सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल हैं। उनकी अच्छी तनख्वाह है और उसका छोटा भाई अमन अभी पढ़ाई पूरी करके नौकरी की तलाश में है। अमन की अभी शादी नहीं हुई है, इसलिए मायके में पैसों की कोई खास तंगी नहीं है। उसके माता-पिता अपनी बेटी का दर्द समझते थे, इसलिए बिना उसके मांगे ही उसकी हर जरूरत पूरी कर देते थे। आरव के दूध के पाउडर से लेकर मीरा के इस्तेमाल होने वाले शैम्पू तक का खर्चा परोक्ष रूप में मायके से ही आ रहा था। लेकिन मीरा कोई नासमझ लड़की नहीं थी। वह जानती थी कि यह सिलसिला हमेशा नहीं चलने वाला। अगले 2 सालों में उसके पिता सेवानिवृत्त हो जाएंगे। उनकी पेंशन से घर का खर्चा चलेगा। फिर जल्द ही अमन की भी शादी होगी। घर में नई बहू आएगी। अमन का अपना परिवार होगा, उसकी अपनी जिम्मेदारियां होंगी। तब क्या मीरा इसी तरह अपने मायके के आगे हाथ फैलाती रहेगी? क्या तब भी उसके माता-पिता अपनी बची-कुची जमा पूंजी से आरव का खर्च उठाएंगे? यह ख्याल आते ही मीरा की रूह कांप जाती थी। उसे सुमित के पैसों का कोई लालच नहीं था। उसने कभी सुमित से महंगे गहने, सोने के हार या रेशमी साड़ियों की फरमाइश नहीं की थी। एक स्त्री का मन तो बहुत छोटी-छोटी चीजों से ही खुशियां तलाश लेता है। मीरा के मन में भी अक्सर यह हसरत उठती कि कभी सुमित दफ्तर से लौटते हुए उसके लिए बालों का एक गजरा ही ले आए या 10 रुपए की कांच की हरी चूड़ियां ही उसके हाथों में पहना दे। लेकिन शादी के 4 साल बीत जाने के बाद भी सुमित ने कभी भूल से भी मीरा को एक रुमाल तक लाकर नहीं दिया था। सोने चांदी की बात तो बहुत दूर की थी। सुमित को यह भी याद नहीं रहता था कि मीरा का जन्मदिन कब आता है या उनकी शादी की सालगिरह किस दिन होती है। दूसरी तरफ घर में मीरा का देवर रोहन और देरानी नेहा की अलग ही दुनिया थी। रोहन अभी एक प्राइवेट कंपनी में सामान्य सी नौकरी कर रहा था, जिसकी आधी सैलरी तो वह अपने ऊपर ही उड़ा देता था। लेकिन रोहन अपनी पत्नी नेहा को पलकों पर बिठा कर रखता था। हर वीकेंड पर रोहन और नेहा मॉल घूमने जाते, वहां से ढेर सारी शॉपिंग करते, महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाते और देर रात घर लौटते। सुमित इन सब बातों को देखकर भी अनदेखा कर देता, बल्कि कई बार तो वह खुद रोहन को अपनी जेब से पैसे निकाल कर दे देता कि जाओ नेहा को फिल्म दिखा लाओ। मीरा ये सब देखती तो खून का घूंट पीकर रह जाती। क्या सुमित को कभी यह ख्याल नहीं आता कि उसकी भी एक पत्नी है? क्या मीरा का मन नहीं करता कि वह भी अपने पति के साथ बाहर घूमने जाए, कुछ पल एकांत में बिताए? सुमित को रोहन के लिए शॉपिंग करते देख मीरा को समझ नहीं आता था कि आखिर उसके पति की आंखों पर किस चीज की पट्टी बंधी है।
घर के कामों में भी मीरा के साथ एक नौकरानी से भी बदतर सलूक किया जाता था। सुबह 5 बजे उठने से लेकर रात के 11 बजे तक मीरा मशीन की तरह काम करती रहती। पूरे परिवार का नाश्ता बनाना, सुमित और रोहन का टिफिन तैयार करना, सास सावित्री देवी के पैरों की मालिश करना, घर के सारे कपड़े धोना और फिर रात का खाना बनाना, यह सब मीरा की ही जिम्मेदारी थी। नेहा सुबह 9 बजे से पहले बिस्तर से नीचे नहीं उतरती थी। अगर कभी मीरा की तबीयत खराब भी हो जाए तो घर में भूखे रहने की नौबत आ जाती, लेकिन मजाल है कि नेहा रसोई में जाकर एक कप चाय भी बना ले। सावित्री देवी का पूरा पक्ष हमेशा नेहा की तरफ था। वह कभी भी नेहा को किसी काम के लिए नहीं टोकती थी। अगर कोई छोटा सा काम भी होता, जैसे बाजार से सब्जी लाना या किसी मेहमान को पानी देना, तो सब एक ही बात कहते, अरे मीरा तुम कर दो ना, नेहा ने यह सब नहीं किया, उसे गर्मी से एलर्जी हो जाती है। मीरा चुपचाप यह सुनती और काम में लग जाती। उसने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसे लगता था कि शायद एक दिन सुमित उसकी मेहनत और उसके त्याग को समझेगा। शायद एक दिन सुमित अपनी माँ से कहेगा कि मेरी पत्नी भी इंसान है, कोई मशीन नहीं। लेकिन एक दिन कभी नहीं आया। सुमित की नजरों में मीरा सिर्फ एक साधन थी, जो घर को सुचारू रूप से चलाने के लिए लाई गई थी। वक्त पंख लगाकर उड़ रहा था। आरव अब 4 साल का हो चुका था और उसे प्ले स्कूल में दाखिला दिलाना था। मीरा ने महीनों पहले से सुमित को बताना शुरू कर दिया था कि आरव के एडमिशन के लिए पैसों की जरूरत है, लेकिन सुमित हर बार बात को टाल जाता। एक दिन जब दाखिले की आखिरी तारीख नजदीक आ गई तो मीरा ने रात को सुमित से साफ साफ कह दिया, सुमित कल आरव की फीस भरनी है। स्कूल वालों ने कहा है कि अगर कल पैसे जमा नहीं हुए तो उसका एडमिशन रद्द हो जाएगा। सुमित, जो अपने फोन में कुछ देख रहा था, उसने झुंझलाते हुए कहा, तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। रोहन ने नई बाइक ली है, उसकी डाउन पेमेंट में मेरे सारे पैसे खर्च हो गए। तुम ऐसा करो, अपने पापा को फोन कर लो, वो कर देंगे इंतजाम। वैसे भी वो आरव को बहुत मानते हैं। यह सुनकर मीरा के पहले तले जमीन खिसक गई। एक पिता अपने बच्चे की शिक्षा का खर्च उठाने की बजाय अपने भाई की ऐशोआराम की चीजों पर पैसा लुटा रहा था और अपनी पत्नी से कह रहा था कि वह अपने बूढ़े पिता से पैसे मांगे। मीरा का स्वाभिमान अंदर ही अंदर चीख पड़ा। उसने सुमित की आंखों में आंखें डालकर कहा, मेरे पापा कब तक आपके बच्चे की जिम्मेदारी उठाएंगे सुमित? कल को जब वो रिटायर हो जाएंगे और मेरे भाई का भी अपना परिवार होगा, तब क्या होगा? क्या आप तब भी यही कहेंगे कि मेरे पास पैसे नहीं हैं? सुमित ने गुस्से से फोन बिस्तर पर पटका और बोला, अगर इतनी ही चिंता है भविष्य की तो खुद कुछ क्यों नहीं कर लेती? बैठकर मुफ्त की रोटियां तोड़ना आसान होता है। इतना कहकर सुमित कमरे से बाहर चला गया और सोफे पर जाकर सो गया। उस रात मीरा सो नहीं पाई। सुमित के वह आखिरी शब्द, मुफ्त की रोटियां, उसके कानों में पिघले हुए शीशे की तरह गूंज रहे थे। जिस घर को उसने अपने खून पसीने से सींचा, जिस परिवार के लिए उसने अपनी जवानी, अपने शौक, अपनी नींद, सब कुछ कुर्बान कर दिया, उस घर में उसकी अहमियत सिर्फ मुफ्त की रोटियां तोड़ने वाली की थी। मीरा ने अंधेरे कमरे में सोते हुए अपने बेटे आरव के माथे को चूमा और उसी पल एक अटल फैसला कर लिया। उसे अब किसी सुमित, किसी सावित्री देवी या किसी चमत्कार का इंतजार नहीं करना था। उसे समझ आ गया था कि जो इंसान दिन रात अपनी पत्नी का शोषण होते हुए देखकर भी चुप रहा, वह भविष्य में भी उसका क्या साथ देता। अगली सुबह मीरा हमेशा की तरह उठी, लेकिन आज उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और दृढ़ता थी। उसने अपना सारा काम निपटाया और अपने मायके फोन करा। पिता से कुछ पैसे उधार मांगे, हमेशा के लिए नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने के लिए। उसने तय किया कि वह अब अपनी सिलाई और कढ़ाई के हुनर को सिर्फ घर के फटे पुराने कपड़े रफू करने तक सीमित नहीं रखेगी। मीरा ने उसी दिन से पड़ोस की महिलाओं के कपड़े सिलने के ऑर्डर लेना शुरू कर दिया। दिन भर घर के काम करने के बाद जो समय वह पहले रो रो कर गुजारती थी, अब वह उसी समय में सिलाई मशीन पर बैठकर अपने और आरव के भविष्य के धागे पिरोने लगी। शुरुआत में सावित्री देवी और सुमित ने बहुत ताने मारे, खानदान की बहू अब दर्जन बनेगी, नाक कटवा दी हमारी, ना जाने क्या क्या कहा गया। लेकिन मीरा अब बहरी हो चुकी थी। उसने अपने कानों और दिल के दरवाजे उन लोगों के लिए बंद कर दिए थे। धीरे धीरे मीरा का काम इतना बढ़ गया कि उसे घर के बाहर एक छोटी सी दुकान किराए पर
लेनी पड़ी। जब सुमित ने देखा कि मीरा अब उससे किसी चीज की कोई मांग नहीं करती, वह अपने और अपने बेटे के सारे खर्चे खुद उठा रही है, तो उसे एक अजीब सी हीन भावना ने घेर लिया। कहानी का अंत किसी फिल्मी मिलन जैसा नहीं हुआ। सुमित रातों रात नहीं बदला और ना ही मीरा ने उससे कोई बगावत करके घर छोड़ा। वह उसी घर में रही, लेकिन अब वह सुमित की लाचार पत्नी नहीं थी, बल्कि आरव की सशक्त माँ थी। उसने खुद को मानसिक रूप से सुमित से इतना अलग कर लिया था कि अब सुमित अगर नेहा के लिए हीरे का हार भी ले आता तो मीरा को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने कांच की उन हरी चूड़ियों की आस छोड़ दी थी जो उसे सुमित से चाहिए थी, क्योंकि अब वह अपने पैरों पर खड़ी थी और उसने अपने हौसले से सोने के कंगन खुद अपने हाथों में पहन लिए थे। क्या आपको लगता है कि मीरा ने सही फैसला लिया? अगर आप मीरा की जगह होते तो आपको जीवन साथी आपकी और आपके बच्चे की जिम्मेदारी उठाने से भागता तो आप क्या कदम उठाते? अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो कमेंट में रिश्ते अनमोल हैं ज़रूर लिखें। आपका एक कमेंट हमें ऐसी ही भावुक कहानियाँ लाने की प्रेरणा देता है। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके कमेंट का हम इंतज़ार करेंगे। धन्यवाद।